नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूँ। आपके मन में उत्पन्न हो रही जिज्ञासा जो आपकी जन्म कुंडली से संबंधित होती है, उन्हीं जिज्ञासाओं की मैं यहाँ शांति करता हूँ। तो चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। सबसे पहली जिज्ञासा है, सचिन जी हैं ये, इनका प्रश्न है, धनेश, आयेश और पंचमेश की युति तृतीय भाव में हो और नवम भाव से भाग्येश की दृष्टि हो तो क्या फल होगा। जन्म कुंडली में कहीं भी धनेश और लाभेश की युति हो जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी भाव में यह महाधनी योग ही बनेगा। आपने जैसा कहा कि धनेश, लाभेश और पंचमेश, पंचम भाव भी धन को प्रदर्शित करता है। प्रिय दर्शकों, अभी कुछ दिन पूर्व ये सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली में किसी भी भाव को हम देखें, उसके ठीक सामने वाला भाव भी कहीं ना कहीं उससे संबंधित तथ्यों को दर्शाता है। तो अगर कुंडली का लाभ भाव 11वां भाव, तो उसके ठीक सामने वाला भाव पंचम भाव भी धन को प्रदर्शित करता है। तो धनेश, लाभेश और पंचमेश का संबंध तृतीय भाव में और गुरु की दृष्टि का होना निसंदेह श्रेष्ठ है। कांति साहू जी हैं, इन्होंने पूछा है, तुला लग्न में ही शुक्र और राहु, दूसरे भाव में गुरु, तीसरे भाव में सूर्य बुध और पंचम भाव में शनि, 11वें भाव में मंगल और चंद्रमा की युति है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तुला लग्न और लग्न में शुक्र का होना बढ़िया है, परंतु ये शुक्र राहु के साथ है और शुक्र राहु के साथ है, इसका सीधा सा मतलब है सप्तम में केतु हुए। अब आपका कहना है कि दूसरे भाव में गुरु, अब ये किसकी कुंडली है, स्त्री की या पुरुष की? क्योंकि अगर ये पुरुष की कुंडली है तो पति कारक बने देवगुरु बृहस्पति जो द्वितीय भाव में बैठे हैं, 7वें से जाकर के द्वितीय भाव में ये षडाष्टक योग बन गया, सप्तम के उपति के कारक हुए। और अगर ये पुरुष की कुंडली है तो शुक्र यहाँ पर स्त्री के कारक हुए, वो राहु के साथ बैठे हैं, तो दोनों ही अवस्थाओं में ये पीड़ित कहलाएंगे। अब आपका कहना है कि पंचम भावस्थ शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो तुला लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और ऐसे केतु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। और साथ ही साथ आपका कहना है कि 11वें भाव में मंगल और चंद्रमा की युति है, तो ऐसे चंद्रमा और मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना, यानी मंगल जो कि सप्तमेश हैं और सप्तमेश मंगल पर शनि की दृष्टि और सप्तम भाव पर भी शनि की दृष्टि, चंद्र कुंडली का निर्माण किया जाए तो चंद्रमा मंगल लग्न में होंगे, सप्तम में बैठे शनि की दृष्टि पड़ रही होगी। इन दोनों पर यहाँ विषयोग का निर्माण है। विषयोग के होने पर भी कुंडली में दाम्पत्य जीवन कमजोर हो जाता है। तो आपने जितने तथ्य बताए हैं उसके आधार पर देखा जाए तो ये दाम्पत्य जीवन को कमजोर करने वाली स्थिति है। अब यहाँ विचारणीय तथ्य है कि तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, इनकी दृष्टि भी बेहद योग कारक है। लेकिन इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि दाम्पत्य की चर्चा होगी। मैंने बताया था कि बात रिश्ते की आएगी तो वहाँ शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि अवश्य काम करेगी और यहाँ दाम्पत्य को कमजोर ही करेंगी। रचित पटेल जी ने पूछा है, धनु लग्न, गुरु नवम भाव में वक्री हैं 15 डिग्री पर और राहु 17 डिग्री की 5वीं और शनि जो कि 15 डिग्री पर हैं कि तीसरी दृष्टि गुरु पर, तो क्या गुरु को मजबूत करें या नहीं। धनु लग्न, गुरु नवम भाव में बैठे हैं, 15 डिग्री पर हैं और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है गुरु पर, यानी कि राहु खुद 5वें घर में बैठे हैं तभी अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं वो। और तीसरी दृष्टि पड़ रही है शनि की, यानी कि शनि सप्तम भाव में बैठे हैं। यहाँ देखा जाए तो शनि की दृष्टि लग्न और लग्नेश दोनों पर पड़ रही है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि शनि की दृष्टि लग्न और लग्नेश पर पड़ने के कारण, राहु की दृष्टि लग्न और लग्नेश पर पड़ने के कारण, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर लग्न और लग्नेश दोनों के दोनों पाप ग्रह से दृष्ट हो, साथ ही साथ चंद्रमा किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट न हो, तो ये राजयोग भंग कर देता है। आपको तो हर हाल में गुरु को बलवान करना चाहिए, हर प्रकार के जत्न से, क्योंकि गुरु बली होंगे तभी कुंडली के बाकी के योग आपको फायदा पहुंचा सकेंगे। तो गुरु को बलवान करने के जितने भी उपाय कार्यक्रमों में मैं बताता रहता हूं उन्हें करिए, हर प्रकार से गुरु को बलवान करिए, नहीं तो ये राजयोग भंग हो रहा है। रवि शर्मा ने पूछा है, तुला लग्न में चंद्र मंगल लग्न में, शुक्र बुध राहु 11वें भाव में और सूर्य 10वें भाव में, तो क्या फल होगा।
तुला लग्न में चंद्र और मंगल लग्न में ही बैठे हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो वृष तुला लग्न में द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि आपका कहना है कि लग्न में बैठे हैं, यानी धनेश का संबंध लग्न से। अब इसके बाद कहना है कि लग्नेश शुक्र का जाकर के संबंध बुध और राहु के साथ 11वें भाव से हुआ है। लग्नेश का जाकर के लाभ से संबंध बहुत बढ़िया हुआ। ये यहाँ पर तीनों के तीनों ग्रह लाभ के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में ही हैं, और सूर्य आपका कहना है जो कि लाभेश हैं वो दशम में बैठे हैं, तो ये कामधेनु योग बना। धन के दृष्टिकोण से तो ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। धन के दृष्टिकोण से ये अवश्य है कि चंद्रमा और मंगल का लग्न से संबंध होना, यानी आप तुला लग्न और तुला राशि के हैं और ऊपर से मंगल साथ में बैठे हैं, तो जातक के अंदर धैर्य की कमी अवश्य होगी, वाणी में कहीं ना कहीं नियंत्रण की कमी होगी, कड़वी वाणी का प्रयोग जातक करता होगा। लेकिन धन के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से योग बहुत अच्छा है। विशु पंडित जी ने पूछा है कि मीन लग्न में मंगल मृत दूसरे भाव में, शुक्र मृत 10वें भाव में, बुध अस्त 11वें भाव में और गुरु चंद्र 8वें भाव में कैसा रहेगा। साहब ऐसे प्रश्न पूछ के पूछेंगे कैसा रहेगा, तो क्या जवाब दूंगा कैसा रहेगा। अब देखा जाए तो मीन लग्न में आपका कहना है कि लग्नेश अष्टम में चले गए हैं। अब सीधी सी बात है कि यहाँ चंद्रमा भी आप कह रहे हैं कि जाकर के गुरु के साथ ही अष्टम में बैठे हैं, तो पंचमेश और लग्नेश तो चले गए अष्टम में। अब इसके बाद आपका कहना है कि मंगल भी जो है मृत हैं, हालांकि स्वगृही हैं दूसरे भाव में, परंतु मृत अवस्था में है। तो आपका कहना है कि त्रिकोण पूरी तरह कमजोर पड़ा हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जाएगी ये। लग्नेश को बलवान करिए, यहाँ तो लग्न भी, लग्नेश भी, पंचमेश, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप भाग्य की भी बात कर रहे हैं, वो भी कमजोर पड़ रहा है। अब ये जरूर देखना होगा कि गुरु की स्थिति क्या है। गुरु और चंद्रमा जो अष्टम में बैठे हुए हैं वो किस अंश पर हैं, गुरु के पास कितना बल है, क्योंकि गुरु के पास अगर बल होगा तो गुरु अपनी पार्श्वगामिनी दृष्टि द्वितीय भाव पर डालेंगे। धन के कारक हैं तो धन के कारक द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, और भाग्येश जो मंगल कमजोर स्थिति में है तो उनको षडबल जाकर के आप देखेंगे तो उनको दीर्घ बल मिल रहा है गुरु का। तो दीर्घ बल मिलने से मंगल थोड़ा सा बल उनके अंदर आएगा, और गुरु की पार्श्वगामिनी दृष्टि लग्न को बली करेगी, जो कि खुद उन्हीं का घर है। तो मुझे लगता है कि गुरु को यहाँ बल देना होगा और ये देखना होगा कि गुरु का अंश कितना है। अगर गुरु के पास कुछ बल है तो निस्संदेह इस कुंडली को संभाला जा सकता है। हर्ष मिश्रा जी ने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली में शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर हो और नौमांस में शनिदेव की दृष्टि लग्न पर हो तो क्या फल होगा। साहब आप राजभंग योग की सूत्र पूछ रहे हैं मुझसे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्न पर और चंद्रमा पर दोनों पर पापग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश पर पापग्रह की दृष्टि हो तो ये राजयोग भंग कर देता है। आपने नौमांस में ऐसा बताया कि शनिदेव की दृष्टि है लग्न पर, यहाँ तो सीधी सी बात है कि शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो ये मानसिक अशांति और परेशानी का कारण तो बनने ही बनने वाला है। अब ये देखना होगा कि चंद्रमा कितने अंशों पर हैं और गुरु या किसी और शुभ ग्रह से ये दृष्ट हैं कि नहीं। कहीं ये चंद्रमा किसी दुर्योग जैसे केमद्रु योग इत्यादि में तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी तब तो काफ़ी मुश्किल होगा। और लग्न कहीं पाप कर्तृ योग इत्यादि में हुआ तब ज़्यादा मुश्किल होगा, तब राजयोग भंग ही माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैंने राजयोग भंग के बारे में बहुत बृहद रूप से कई सारे वीडियो बनाए हैं और बताया है कि राजयोग भंग का मतलब क्या होता है। तो हाँ, ये दिक्कत करने वाला योग तो है। आर्यन भाटिया जी ने पूछा है, मकर लग्न कुंडली में शनि और चंद्र 12वें भाव में, गुरु मिथुन में, सूर्य मंगल बुध कन्या राशि में, मानसिक परेशानी का अंत कब होगा। मकर लग्न की कुंडली और शनि चंद्रमा 12वें भाव में आप कह रहे हैं। साहब शनि चंद्रमा की युति आप बता रहे हैं, ये विषयोग है। अगर आप सीधा जवाब सुनना चाहते हैं तो मानसिक परेशानी का अंत इस पूरे जीवन में कभी नहीं होगा। मानसिक अशांति पूरी लाइफ रहेगी। शिव आराधना करिए, शिव जी की आराधना से ही आपको राहत मिलेगा। और रात में विलंब तक सोने की अगर बुरी आदत है, बहुत देर से आप सोते हैं, 10 बजे 12 बजे 1 बजे तक जगे रहते हैं, तब तो कभी भी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कुंडली में 12वें भाव में शनि चंद्रमा बैठे हैं, तो यह नींद भी कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे। सबसे पहले तो एक शांत मन से सोने की आदत लगाइए। सोना सबसे ज़्यादा आपका जरूरी है, उससे आपका मन शांत रहेगा, तो वो सबसे पहले करिए। और मानसिक परेशानी का अंत भोलेनाथ की आराधना में है। डॉक्टर भारती शर्मा है, इन्होंने पूछा है, मकर लग्न बुध अष्टम भाव में पन्ना पहन सकते हैं, सूर्य और शुक्र 9वें भाव में है। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जो ग्रह अष्टम भाव में बैठा हो उसके रत्न की क्या आवश्यकता। वैसे भी मकर लग्न की कुंडली में आपके शुक्र को बलवान करने की आवश्यकता होती है। सूर्य के साथ शुक्र बैठे हैं, ठीक है, पहले देख लीजिए शुक्र किस स्थिति में है, आप शुक्र के रत्न की तरफ जाइए।
धर्म शर्मा जी ने पूछा है वृषभ लग्न और वक्री बृहस्पति चौथे भाव में तथा उस पर राहु प्लस शुक्र 12वें भाव से। अच्छा, 12वें भाव से शुक्र की राहु की दृष्टि, और शुक्र कहाँ बैठे हैं ये आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं। और मंगल लग्न में है, शनि दूसरे भाव से एवं क्षीण चंद्रमा 10वें भाव से देख रहे हैं, तो क्या सदैव घर में कलह रहेगा और स्वदेश रहना असंभव होगा? पुनः आपके इस सूत्र को जरा समझा जाए कि वृषभ लग्न और वक्री बृहस्पति चौथे भाव में, तो वृष मिथुन कर्क सिंह, सिंह राशि यहां पर हो गई। अब जरा सा ये आप बताइए कि सूर्य की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, क्योंकि आपने जितनी भी बातें कही हैं उसके हिसाब से घर में कलह तो समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि राहु की दृष्टि आपने बताया, शनि की दृष्टि आपने बताया। मैंने कई बार बताया कि शनि की तीसरी दृष्टि अगर पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, तो भूमि भवन वाहन तो होगा, परंतु घर का सुख कभी नहीं पूरे जीवन में मिलेगा, तो घर में कलह तो रहेगा। और अब जहाँ तक कुंडली ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से बन जाए, तो ऐसे जातक को जन्म स्थान से दूर ही रहना पड़ता है, दूर ही रहना होगा। आपने कहा स्वदेश रहना असंभव, तो स्वदेश में तो आप दिक्कत तो रहेंगे। स्वदेश मतलब घर में, अपने घर में कलह पाएंगे। आप परदेश में आ जाइए, भारत में ही बहुत सारे जगह हैं, वहाँ पर रह करके आप सुखद जीवन देख सकते हैं, लेकिन हाँ, घर में कलह का वातावरण तो रहेगा ही। चतुर्थ के कारक के रूप में अगर देखें तो चौथे भाव का मूल स्वामी कौन है? चंद्रमा है, और वो चंद्रमा भी बता रहे हैं आप क्षीण है, अर्थात तापक ग्रह के रूप में है। तो इस स्थिति को देखें तो घर में कलह का वातावरण तो कभी समाप्त होना ही नहीं है। शिवपाल विश्वकर्मा जी का प्रश्न है, तुला लग्न में मंगल और मकर में गुरु वक्री होकर के बैठे हैं, मंगल की उच्च दृष्टि होने से गुरु का निचत्व भंग होगा कि नहीं? इस सूत्र को अगर देखें तो सीधी सी बात जरा समझने का प्रयत्न करिए। लग्न में मंगल बैठे हैं, केंद्रगत मंगल हैं, तो किसकी राशि में गुरुदेव नीच के होते हैं? तो शनि की राशि में, और शनि की राशि में ये नीच के हुए हैं। अब शनि की राशि में नीच के हुए, और जिसकी राशि में ये नीच के हुए उसका राशिपति शनि अगर देखा जाए तो शनि की ही राशि में यानी मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, और मंगल की आपने कहा कि दृष्टि यहाँ पड़ रही है। सामान्य परिस्थितियों में देखा जाए तो ये नीच भंग की पूर्ण स्थिति तो नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि गुरु यहाँ पर नीच राशि में होने के बावजूद, चूंकि आपने कहा कि तुला लग्न में मकर में गुरु, तो गुरु कहाँ पर बैठे हैं? तो चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में अगर आप देखें तो कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि होती है, और गुरु का यही पक्का उच्च का घर है, अतः यह नीच के होने से भी ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं होती। केदारनाथ ओझा जी ने पूछा है, मेष लग्न में गुरु नवम भाव में मंगल और शुक्र के साथ हैं, किंतु चलित में गुरु अष्टम भाव में है, वहां सूर्य और बुध चंद्रमा द्वारा दृष्ट हैं, क्या पुखराज धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलित में आप देख रहे हैं कि फल दे रहे हैं गुरु, इसका मतलब सीधा सा है कि हो सकता है गुरु अभी राशि परिवर्तन की स्थिति में होंगे। आप बिल्कुल पुखराज पहनिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और चंचल जैन जी ने पूछा है, वृश्चिक लग्न मीन राशि, मंगल राहु की युति द्वितीय भाव में, गुरु तृतीय भाव में निचस्थ हैं, शनि केंद्र में सप्तम स्थान पर, और इनका प्रश्न है कि आने वाले समय में राहु की महादशा कैसी होगी, क्या गुरु का नीच भंग माना जाएगा? वृश्चिक लग्न मीन राशि और गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं, ठीक है। शनि अगर केंद्र में है तो सीधी सी बात है कि गुरु का निचत्व तो भंग माना जाएगा, लेकिन राहु की महादशा यहाँ बहुत अच्छा फल देने वाला मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। राहु की महादशा में परेशानी होगी, घर में कलह से लेकर के कुटुंब, पैतृक संपत्ति, मतभेद इत्यादि आपको भी परेशानी में डालेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट का भी कारण बनेगा। तो ये बुध राहु की महादशा जरा सावधान रहिएगा, और बाकी की स्थितियों को देख करके समझ लीजिएगा कि राहु की महादशा कष्टदायी दिखाई पड़ रही है। यश दुबे जी ने पूछा है, कन्या लग्न में अगर शनि छठे भाव में स्थित हों पर मृत हों, साथ ही वक्री हों, तो क्या वो बलवान होंगे? क्या नीलम धारण किया जा सकता है? शनि को छठवें में कारक माना गया है, परंतु आपको बहुत कुछ देखना होगा। यहाँ शनि के पास बल हो सकता है इनको दृष्टि बल मिल रहा हो, क्योंकि स्थान बल मान लिया जाए मिल रहा है इनको, यहाँ पर कारकत्व हासिल करते हैं। अगर इनको दृष्टि बल मिल रहा है, रात का आपका अगर जन्म है तो काल बल भी अगर इनको मिल रहा है, किस ग्रह के साथ अगर बैठे हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है वक्री ग्रहों के साथ शनि को और बल मिल जाता है। तो ये सब देखने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि शनि के पास कितना बल है। और छठवें में बैठे हैं तो ये ऑलरेडी जीवन में थोड़ी शत्रुता की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो मैं नीलम पहनने की सलाह तो आपको नहीं दूंगा, बेवजह शत्रुता बढ़ने लगती है, समस्याएं आने लगती। ठीक है कि शनि इन सब से आपकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि वो चीज जीवन में आए, शनि सुरक्षा भी करे तो वो आए। एक बार आपके जीवन में अगर शत्रुता आ जाए, भले शत्रु आपसे भागे भागे फिरें, लेकिन कभी ना कभी शत्रु मौके की तलाश में तो होगा। तो मैं ये
कहूंगा कि नीलम ना पहने। मनीष भारद्वाज ने पूछा है, मिथुन लग्न में चंद्रमा लग्न में शनि षष्ठ में एवं मंगल एकादश में क्या नीलम धारण किया जा सकता है? मिथुन लग्न में चंद्रमा शनि षष्ठ में एवं मंगल एकादश में क्या जरूरत पड़ी है आपको? शनि षष्ठ में बैठे हैं, भाग्येश हैं, षष्ठ में बैठ करके कारक हैं, अगर उनके पास अंश बल है तो आप क्यों पहनेंगे नीलम? आप उसकी जगह शुक्र की स्थिति को देखिए। मिथुन लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र हैं। अगर एक ग्रह शुक्र को साध लिया, शुक्र को बलवान कर लिया तो उसी से सब कुछ मिल जाएगा। जरूरत ही नहीं आपको नीलम पहनने की। और रत्नेश कुमार गर्ग जी ने पूछा है, सिंहलग्न की कुंडली में लग्नेश बली है, पर यदि छठवें भाव में बैठे हों और बुधदेव अस्त हों छठवें भाव में तो कैसे विचार करेंगे? यानी आपका कहना है कि कुंडली के षष्ठ भाव में बुधादित्य योग तो है परंतु सूर्य बलवान और वहां पर बुध जो है अस्त हैं। देखिए, सूर्य कुंडली के षष्ठ में इनको कोई दोष नहीं है यहां पर, लेकिन ये लग्नेश हैं, तो लग्नेश होने के कारण अवयोग गिना जाएगा। ये जातक के जीवन काल में संघर्ष कराएगा, लेकिन सूर्य कुंडली के षष्ठ में बैठ करके शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। ऐसा जातक प्रबल शत्रुओं का हनन करने वाला होगा। हाँ, अपने जीवन में खुद वो बहुत परेशान रहेगा, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने आजीविका को लेकर के वो परेशान अवश्य होगा। और अगर कहीं वो व्यापार इत्यादि करने की सोचता हो, हालांकि सिंह लग्न का जातक नौकरी करने की सोचेगा, अगर कहीं व्यापार करने की वो सोचता है तो उसके व्यापार में भी परेशानी होगी। पीयूष सोनी ने पूछा है, मकर लग्न में चौथे भाव में मंगल 23 अंश पर और 7वें में राहु 5 अंश पर, चंद्रमा 8वें में 27, क्या राहु की महादशा लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी? राहु की महादशा में लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। मकर लग्न में चौथे भाव में इनका कहना है मंगल हैं और 7वें में राहु बैठे हैं और चंद्रमा 8वें में, यानी कि 7वें में कर्क राशि होती है। इनका कहना है कि चंद्रमा राहु तात्कालिक मैत्री की स्थिति में है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि मकर लग्न की कुंडली में राहु कोई विशेष कष्टदायी ग्रह नहीं है। अगर आप बाल्यकाल में विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को खत्म कर देंगे, चाहे आपके लिए कितना भी ये कारक हो। अब बारी आती है कि अगर आप शादीशुदा वाले जीवन में है तो दाम्पत्य जीवन में 100% कलह होगा, 100% कलह होगा। ये देखिए, इसमें कोई तर्क नहीं है कि राहु आपके लिए कितना कारक है, फर्क ही नहीं पड़ता। ये अपना प्रभाव चौथाई, कहने का तात्पर्य कि अगर आप कोयले के खादान के मालिक हैं और खादान में उतरते हैं तो ऐसा थोड़ी करेगा कोयला कि नहीं तुम मेरे मालिक हो और ये वर्करों के हाथ काला हम करने वाले हैं और कोयला आपके लिए बहुत सुरक्षित रहेगा, आप चमचमाते बाहर आइए। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोयले का स्वभाव है काला करना, तो राहु का स्वभाव ही ऐसा है। कालपुरुष की कुंडली में शनि कालपुरुष का विषाद है, दुख, और शनिवत राहु, यानी शनिवत किसी की नकल कर रहा है ये, तो उससे भी ज्यादा खराब। तो यहां राहु दाम्पत्य खराब कर देगा। अब सवाल उठा कि अच्छा क्या करेगा? आपने पूछा ना, लाभ रहेगा, पैसे आएंगे, लेकिन वो सुख जो मिलना चाहिए उसमें तो कमी हो ही जाती है। प्रवीण जी ने पूछा है, अगर कुंभ लग्न में गुरु और राहु की युति 5वें घर में हो और गुरु 18 डिग्री पर होकर के वक्री हों और राहु 3 डिग्री पर हो तो क्या परिणाम होगा? क्या पुत्र की प्राप्ति होगी? अगर कुंभ लग्न में गुरु और राहु की युति 5वें घर में हो और गुरु 18 पर होकर वक्री हो और राहु 3 डिग्री पर हो, हालांकि आपने जो दूरी बताई है वो दूरी तो काफ़ी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब आपने पुत्र संतति के बारे में पूछा है तो कुंभ लग्न में पंचमेश बुध होते हैं, बुध की स्थिति को देखना होगा। संतान कारक बैठा है कुंडली के पंचम में और कुंभ लग्न की कुंडली में ये भावनाश भी पूरी तरह से करेगा क्योंकि स्वतः पापक ग्रह के साथ बैठा है। अब आप प्रवीण यानी पुरुष हैं तो आपकी कुंडली में पहले तो शुक्र को देखना होगा कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है, एक। दूसरा, अब आपके बुध को देखना होगा, बुध कमजोर स्थिति में तो नहीं है। बुध अगर कमजोर स्थिति में हुआ तो भी संतान की स्थिति नहीं बन पाएगी। तो पहले इन ग्रहों को देखना होगा, तभी यह फैसला होगा। नीरज मिश्रा जी का प्रश्न है, वृश्चिक लग्न में शनि दूसरे भाव में 13 डिग्री पर और गुरु 14 डिग्री पर अष्टम भाव में है। शनि पर मंगल की एकादश भाव से दृष्टि और गुरु की दृष्टि है, तो शनि की महादशा का क्या फल होगा? वृश्चिक लग्न में शनि दूसरे भाव में बैठे हैं, यानी कि वृश्चिक धन गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। हालांकि गुरु के साथ ये तात्कालिक शत्रुता में आ गए। अब गुरु जो है आपके पंचमेश होते हैं इस लग्न में और जाकर के अष्टम में बैठ करके, हाँ, गुरु 14 डिग्री पर अष्टम भाव में है तो अष्टम से गुरु की दृष्टि वहां पड़ रही। देखिए, शनि की महादशा यहाँ बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ पर है। गुरु की दृष्टि होने के कारण कुछ हद तक अगर मतभेद कुटुंब में होता है, परेशानी होती है, तो उसमें राहत तो होगी, लेकिन कुछ ही प्रतिशत, 100% नहीं। यहाँ गुरु शनि की महादशा कष्टदायी ही गिनी जाएगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि शनि की महादशा को कष्ट प्रदान करने वाला माना जाएगा, परेशानी देने वाला माना जाएगा, घर में कहीं ना कहीं कलह लाने वाला माना जाएगा।
और अगला प्रश्न है अभिजीत पहाड़ी का। इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र दसम भाव में, गुरु तीसरे भाव में, सूर्य एकादश भाव में, क्या पन्ना पहन सकते हैं? मिथुन लग्न की कुंडली में बुध दसम में है तो सीधी सी बात है कि वहीं शुक्र भी दसम में बैठे हैं तो उच्च के शुक्र के साथ बुध अपना स्वभाव परिवर्तन करेंगे और उच्च के समान बिल्कुल। हालांकि देखा जाए तो गुरु आप कह रहे हैं तीसरे भाव में, एक तरह से देखा जाए तो उनका निचत तो भंग तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार पन्ना अवश्य ट्राई करके देखिए, मुझे लगता है पन्ना से नुकसान नहीं होगा। और राहुल शुक्ला ने पूछा है अगर मकर लग्न में दसम भाव में सूर्य गुरु शुक्र और बुध ये सब हों तो क्या स्थिति बनेगी? तो दसम में तुला राशि बनती है, आपका कहना है कि वहाँ मालव्य योग भी बना हुआ है और यहाँ पर ये सारे जो ग्रह हैं चार, सूर्य बुध गुरु और शुक्र, तो ये चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बना है, नृप योग बना, प्रव्रज्या योग भी बना। क्यों यहाँ प्रव्रज्या योग कैसे काम करता है इसकी चर्चा पूर्व में किया हुआ हूँ, तो ठीक है, बढ़िया है। दिव्या दुबेज ने पूछा है कुंडली मकर लग्न एवं वृषभ राशि की है, मेरे सप्तम भाव में चार ग्रह सूर्य बुध शुक्र मंगल साथ बैठे हैं, इसका मेरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मंगल की दृष्टि लग्न पर है तो सीधी सी बात है, आपको क्रोधी सूर्य की दृष्टि लग्न पर है तो कहीं ना कहीं अहंकार में वृद्धि, लेकिन ये सभी ग्रह असल मूल मुद्दा वो नहीं है, सप्तम में होने से दाम्पत्य को खराब करेंगे। सप्तम भाव में बहुत ज़्यादा पापग्रह कभी ठीक नहीं हो सकते, ये दाम्पत्य को खराब करते हैं। प्रतीक राज द्विवेदी ने पूछा है अगर सप्तम भाव में उच्च के शनि के साथ केतु हो तो भी क्या यही होगा? क्या ऐसी दशा में शनिदेव सस महापुरुष योग बनाएंगे और केतु उनके बल में 5 गुना अधिक वृद्धि करेंगे? इसमें दो मत ही नहीं है। कल के सूत्र के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं 100%, लेकिन याद रखिएगा कि सस महापुरुष योग का आपने शायद फलाफल ठीक से नहीं सुना है कि जातक के जीवन काल में निसंदेह वो वृद्धि करता है, लेकिन बेहद मंद गति से, तो 5 गुना अधिक मंद गति से। ये कोई और किसी ने ऐसा सूत्र पूछा था कि अगर ससयोग है तब बिल्कुल ससयोग का 5 गुना बल अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन 5 गुना अधिक देरी भी। सस महापुरुष योग का पूरा पहले प्रभाव जरूर पढ़ लीजिएगा। हर्षित त्रिपाठी ने पूछा है कि क्या पुखराज के साथ ओपल पहना जा सकता है यदि कुंडली में शुक्र उच्च के द्वितीय भाव में एवं गुरु एकादश भाव में स्वराशि के हों? पहना जा सकता है, हाथों को बदल लीजिए, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। और हालांकि जरूरत नहीं होती है, एक ही रत्न काम कर जाता है। पता नहीं लोग 14 रत्न क्यों सोचते हैं, उच्च का हुआ तो क्या मतलब है, हमें एक ही रत्न से हमारा काम बन जाएगा। अनुजा मिश्रा जी ने पूछा है मेष लग्न की कुंडली में लग्न में शुक्र 22 अंश पर और बुध 4 अंश पर की युति हो तो कैसा परिणाम देगी? देखिए, मेष लग्न की कुंडली में लग्न में ही आपका कहना है कि शुक्र और बुध की युति है। यहाँ याद रखिए कि ये दोनों के दोनों ग्रह अकारक हैं, शुक्र सप्तम और द्वितीय के स्वामी होकर के अकारक होकर के लग्न में, और बुध तो अकारक है ही। देखा जाए तो लग्न में बुध जो है दिग्बली होकर के बैठे हैं और शुक्र का लग्न में होना बहुत अच्छा है। अगर आप स्त्री हैं या स्त्री की कुंडली है या पुरुष की भी हो तब भी शुक्र का होना ठीक है, लेकिन ये दोनों अकारक ग्रह हैं। अगर इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तब तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ये फिर कष्ट देने वाले बन जाएंगे, परिणाम थोड़ा सा कष्टदायी सिद्ध होगा। विशेष करके बुध का लग्न में होना कष्टदायी यहाँ पर बनेगा। और राकेश चौरसिया ने पूछा है छठे भाव में कर्क राशि में शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो जातक को क्या प्रभाव पड़ेगा? छठे भाव में कर्क राशि यानी आप कुंभ लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो कुंभ लग्न में शुक्र छठवें भाव में बेहद कारक हो जाते हैं, चंद्रमा के साथ हैं, चंद्र कुंडली में लग्न में हुए, ये भी बहुत अच्छी स्थिति। बस जातक अगर चारित्रिक कमजोरी न पाले, चारित्रिक रूप से कमजोर न हो और स्त्रियों का चंद्रमा है यहाँ पर तो स्त्रियों का सम्मान करे तो बेहद सफल है। यहाँ पर शुक्र बेहद कारक की स्थिति में होते हैं तो चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख आज इस कार्यक्रम में ज्योतिष जिज्ञासा में मैं उपस्थित हुआ था। यदि आपके प्रश्न इस कार्यक्रम में ले लिए गए हैं अति उत्तम, नहीं लिए गए तो आप अपने प्रश्न भेज दीजिएगा। छोटे प्रश्न होंगे तो चुनाव की संभावना ज़्यादा होगी। इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।